15 जून की रात को लेके एक आखिरी सवाल मेरा अपने दोनों एक्सपर्ट्स है, फिर हम गलवान को छोड़ के भविष्य की बात करेंगे कि ये चीजें आगे कहां जा रही हैं। लेकिन पहले इस चीज को लेके एक अच्छी खासी बहस है और काफी इमोशनल बहस हो गई थी, काफी पॉलिटिकल हो गई थी कि उस दिन जो हमारे ट्रूप्स थे वो आर्म थे या नहीं थे, या वो आर्म थे और उन्होंने फायर नहीं किया। अलग अलग तरह की बातें हैं। हमारे कुछ एग्रीमेंट्स है चाइना के साथ में, उस एग्रीमेंट की रीडिंग को लेकर के भी बहुत डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो कह रहे थे कि हमारे ट्रूप्स के पास में हथियार थे लेकिन वो एग्रीमेंट के साथ में गए। एच एस पनाग जो जीओसी रह चुके हैं नॉर्दर्न कमांड के, उन्होंने कहा कि कोई भी एग्रीमेंट सोवरेंटी या फिर सोल्जर या पोस्ट की सेफ्टी से ऊपर नहीं आता है। जो कमांडर होता है वो पूरी तरह अपने फैसले लेने के लिए मुक्त होता है। आप दोनों की रीडिंग क्या है उस एग्रीमेंट की जो हमारा चाइना के साथ में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है फ्रॉम 96 टू 2005, और उसके रोशनी में गलवान घाटी में जो हुआ उस रात, उसे कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए निखिल, जो एक बहुत अहम एग्रीमेंट हमने किया था नवंबर 1996 में चाइना के साथ, ये जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, बहुत सारे वेरी वेरी डिटेल उन्होंने लिखा था। 14 क्लॉजेस हैं उसके, 14 आर्टिकल्स हैं, जिसमें उन्होंने वेरी क्लियरली कहा है कि कैसे हमारी क्या मकसद है, हम पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना चाहते हैं और वो हम कैसे करेंगे उसे 1 2 3 4 करके। और उनमें से एक आर्टिकल ये कहती है कि कैसे आपकी कैसे बिहेवियर होगी जब आप हमारे पेट्रोल फेस टू फेस आएंगे। आपको डिसएंगेज करना होगा, गोलियां नहीं चलानी है आपको। आप 2 किलोमीटर की जो बेल्ट है बॉर्डर पे, उस पे आप गोली नहीं चला सकते हैं, आप बम नहीं गिरा सकते हैं, आप एयरक्राफ्ट नहीं फ्लाई कर सकते। इस तरह के बहुत सारे एग्रीमेंट्स है। बहुत ही एक यूनिक टाइप का एग्रीमेंट है, क्योंकि at the end of the day we are two very large Asian giants, जो इंडिया और चाइना, और मेच्योरिटी के साथ इन्होंने बैठ के ये एग्रीमेंट बनाए। लेकिन सबसे पहले जो वायलेशन किया है इस एग्रीमेंट का, वो चाइना ने किया है। इस बात, इसमें कोई शक नहीं, कोई आयोटा ऑफ डाउट भी नहीं है कि चाइना ने ये सारे जो आर्टिकल्स उन्होंने उठा के फाड़ दिए जब उन्होंने अपनी डिविजन्स मोबिलाइज करके बॉर्डर पे तैनात कर दिए, पूरे बॉर्डर पे सिक्किम से लेके लद्दाख तक। तो वो उन्होंने सबसे पहला वायलेशन किया। उसके बाद जो है उन्होंने फिर ये ग्रे एरिया चुना कि भाई हम गोली नहीं चलाएंगे, इनके सोल्जर्स को हम क्लब्स और पत्थरों से मारेंगे। वो दूसरी वायलेशन की है। तो एक्चुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये दोनों साइड वैलिड है। एक साइड जो है कि जो कहती है कि हमें हमारे जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट्स, हम उनके जैसे नहीं बन सकते हैं। जो उन्होंने किया है, मोबिलाइज किया है, इतनी क्रूरता से हमारे सोल्जर्स को उन्होंने मारा, और कितना अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। मतलब मैंने मॉडर्न आर्मीज में मैंने सुना नहीं था इतनी हद की बदतमीजी। बिल्कुल। और ये जो है पूरी जो है ये प्री प्लान्ड इंसिडेंट थी। ये ऐसा नहीं कि कोई एक ऐसा झड़प हो गया और वो जाके हथियार ले आके मारने लगे। ये पूरी तरह से उन्होंने एम्बुश किया, प्री प्लान करके वो आए, बाहर से सोल्जर्स आए, जैसे शिव ने पूरी डिस्क्राइब किया है। बहुत ही बढ़िया एक अकाउंट लिखा उन्होंने, जिसमें इससे साफ पता लगता है कि जो है पूरी जो उनको डिप्लॉयमेंट है वो काफी प्री प्लान थी, कि उनको पता था कि कैसे करना है। पहले उन्होंने फेंट कर दिया एक्सरसाइज का, फिर एक्सरसाइज को उन्होंने ऑक्यूपेशन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि गलवान में आके क्या करना होगा ये भारतीय सेना को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तो उन्होंने ऐसे आके सैनिकों को मारने की प्लान, ये जो है बहुत बड़ी साजिश की उन्होंने। तो एक तो है, हम एक्चुअली इसको एग्रीमेंट को पूरी तरह से रद्द कर सकते हैं कि देखिए आपने जो सारे एक्शंस जो आपने किए, आप इसके बाद जो है 1996 एग्रीमेंट आपके साथ नल एंड वॉइड है। इसके बाद तो फिर ओपन ये जैसो हमें आजकल बताया जा रहा है कि जो एसओपीज हैं बॉर्डर पे काफी हद तक अभी रिवाइज्ड हो चुके हैं। और अगली बार जो है इंडियन आर्मी इस तरह से सरप्राइज नहीं हो जाएगी जैसे वो 15 जून को हो गए थे बॉर्डर पे। हो सकता है अगली बार अगर चाइना इस तरह के क्लब ले आए तो हम हथियार निकाल के गोली चला देंगे, ये भी हो सकता है। और ये उनको मतलब एक बहुत गंभीर विषय है, ये उनको सोचना चाहिए कि देखिए ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आप आके मतलब पत्थर मारोगे और ये सोल्जर्स को मार दें और इसके कोई रिप्राइजल नहीं होंगे। ये तो होंगे, बिल्कुल होंगे। और उनको इस बात पे पूरी तरह सोच लेना चाहिए था, जो उन्होंने शायद किया नहीं। उनको लगा कि इतने सोल्जर्स मार के मतलब इंडियन आर्मी वहां से निकल जाएगी, विद्रॉ हो जाएगी, लेकिन ये हुआ नहीं।
और उनको लग रहा है कि अब शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती की इस तरह की इंसिडेंट करके। और जैसे वहां से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो चाइना की जो चैनल्स हैं और न्यूज़पेपर है, स्लाइटली पिछले 24-48 घंटे में स्लाइटली कंसिलेटरी सिग्नल्स आ रहे हैं कि देखिए वो भी कह रहे हैं कि देखिए डिसएंगेज करना है। तो शायद इसको अगर आप देखोगे तो हम वो चाइना जो है एग्रेसर पेंट हो गया है, और हमें जो है वो हाई मॉरल ग्राउंड हमने रिटेन किया है। और इस दोनों इंसिडेंट की वजह से हमने एक्चुअली डिसएंगेजमेंट का भी ये जो है दरवाजा खोल रखा है इसके लिए, जो वी हैव लेफ्ट रूम फॉर डिसएंगेजमेंट इन दिस। जी शिव, जो समझौते होते हैं देशों के बीच में, उसकी राजनयिकों की, डिप्लोमैट्स की रीडिंग अलग होती है, लेकिन एक कॉम्बैट यूनिट एक टैक्टिकल लेवल पे उनको जिस तरह देखती है, उनकी जो रीडिंग होती है ऐसे किसी सिचुएशन में, 96 वाले एग्रीमेंट के लाइट में क्या 15 जून वाली घटना को हम अवॉइडेबल मान सकते थे? क्या उस दिन हमसे हथियार कैरी न करने में चूक हुई थी, ऐसा कहा जा सकता है क्या, या आपका इंफॉर्मेशन क्या है उस दिन क्या हुआ था? दो चीज मैं बोल सकता हूँ इस सवाल पे निखिल। एक ये है कि गलवान का जो इंसिडेंट था, ये एक मल्टी लेवल पे प्री मेडिटेटेड था चाइना के साइड से। ये एक डिजाइन्ड हॉस्टाइल एक्शन था। वो बिल्कुल तैयार थे उनके तरफ से कि ये बिगड़ सकता है, ये एस्केलेट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जब कर्नल संतोष बाबू और उनका टीम गया था उस कैंप को इंटेरोगेट करने के लिए, जब एक चाइनीज सैनिक ने हम इंडियन कमांडिंग ऑफिसर को धक्का दिया था, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था कि ये एस्केलेट नहीं होगा। भैया ये सैनिक हैं, उनको पता है कि कमांडिंग ऑफिसर पे हमला करना क्या चीज होती है। इंडिया है या चाइना है, कमांडिंग ऑफिसर को धक्का देना या थप्पड़ मारना, ये तो बराबर, वो लोकल लेवल पे डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। हाँ, तो वो डिक्लेरेशन वॉर तो पहले 10 मिनट में हो गई थी। तो उनको पता ही है कि ये क्या है, और ये प्रीमेडिटेटेड था। ऐसे नहीं है कि हमने वहां जाके किसी को थप्पड़ मारा उसके बाद धक्का हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने वर्बली पूछा था कि ये कैंप क्यों हटाया, क्यों वापस आ गया है, उसके बाद उसको धक्का दिया गया था। तो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर तो पहले हो गया था। दूसरी चीज, मैंने बहुत सारे इन्फेंट्री वेटरन्स से इन्फेंट्री वेटरन्स इंक्लूडिंग ब्रिगेडियर सनल कुमार, जो 16 बिहार रेजिमेंट के ही हैं, उन सब से बात किए हैं। और उनका सब निखिल, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि उनका एक यूनानिमस व्यू है। उनका यूनानिमस व्यू ये है कि देखो, अगर मेरा कमांडिंग ऑफिसर पे हमला हुआ मेरे सामने, तो कोई प्रोटोकॉल मुझे नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये एक चीज है। और बट सुनो, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है। लेकिन ये जो प्रोटोकॉल है, जो संदीप ने विस्तार से बताया अभी, वो एक बहुत पावरफुल चीज है। और जब आप देख रहे हैं कि इस मुठभेड़ में फायर आर्म्स नहीं इस्तेमाल हुए हैं, और सिर्फ पत्थर और क्लब्स के इस्तेमाल हुआ है, ये एक रिफ्लेक्शन है कि जो प्रोटोकॉल है, उसका जो आदर करते हैं दोनों साइड, वो ऐसे इंसिडेंट में भी बचा रहा। मतलब जब फायर आर्म्स चलते हैं तो आप सोच सकते हैं निखिल, वो स्केल कुछ और ही होता फिर। जी हाँ, वो स्केल तो वो बहुत, और वो संदीप ही कैन बेटर एक्सप्लेन इट। जब फायर आर्म्स चलते हैं तो उसके बाद तो एस्केलेशन का कोई लिमिट ही नहीं हो सकता है। तो फायर आर्म्स नहीं चले, वो है हमारा इंफॉर्मेशन। लेकिन ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि फायर आर्म्स थे, इस्तेमाल नहीं हुए थे। जब ऐसा मतलब सैवेज ब्रूटैलिटी हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि फायर आर्म्स की इस्तेमाल नहीं हुआ? क्योंकि अरे जान चली जा रही है और तुम फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, कैसे एक्सप्लेन करते हो? देखो, ये कुछ सीक्वेंसिंग के इश्यूज शायद हैं, जो सामने आएंगे कुछ दिनों बाद। लेकिन एक और चीज है कि ये अंधेरा था। प्रोटोकॉल में, जैसे संदीप ने एक बहुत बढ़िया स्टोरी में लिखा था कि प्रोटोकॉल है कि फायर आर्म्स पीछे होते हैं, मैगजीन अलग रखा जाते हैं। मुठभेड़ में शायद लोगों की चीजें गिर गए थे, शायद किसी को वो डिटेल्स पता नहीं है। और एक चीज है जो मेरे स्टोरी में सामने आया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो शहीद हुए थे, वो उस मुठभेड़ में नहीं था, लेकिन एक पर्वत का एक हिस्सा जो गिर के ऊपर से गिर गया था,
वहां से शहीद हो गए थे। तो वो भी एक चीज है। लेकिन मैं कंक्लूसिवली कुछ बोलना नहीं चाहता हूं ऑन दिस इशू, क्योंकि एक सेंसिटिव चीज है, प्रोटोकॉल भी है, इमोशंस भी है, टैक्टिकल इश्यूज भी है ऑन ग्राउंड। और जैसा कि ये टैक्टिकल डीब्रीफ में ऑब्वियसली ये नहीं है कि उन्होंने फायर आर्म्स क्यों नहीं यूज किया, बट आई थिंक वो एक रिफ्लेक्शन है कि ये प्रोटोकॉल काफी मजबूत अग्रीमेंट था, जैसे संदीप ने भी लिखा है। और आई थिंक कुछ दिनों, महीनों, सालों बाद शायद कुछ क्लैरिटी मिल सकता है। और अब ये मेरी पर्सनल फीलिंग है कि इंडिया कम से कम अपने साइड से तो इन प्रोटोकॉल्स को रिवाइज करने में काफी इंटरेस्ट लेने ही वाला है, सिंस उन्होंने अपने हिस्से की जो शर्तें हैं वो नहीं मानी है, उन्होंने अपनी तरफ से वादा तोड़ा है।